दोस्तों नमस्कार। ये बंगाल का चुनाव है। चौथी बार जीतने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुले तौर पर यह कहना पड़ता है 4 तारीख के बाद भी बंगाल पुलिस यहीं पर रहेगी, तो अभी से वो समझ जाए। और दूसरी तरफ तीसरी बार चुनावी जीत हासिल करने के लिए मचलती हुई दिल्ली की सत्ता और गृहमंत्री अमित शाह ये कहने से चूकते नहीं हैं, डरना किसी को नहीं है। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि 4 तारीख को परिणाम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद 60 दिनों तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूरे बंगाल में रहेगी और तालियां बजने लगती है। दरअसल इस चुनाव का मैसेज बहुत साफ है कि सत्ता बदल गई तो ममता बनर्जी या कहें टीएमसी के गुंडों को बीजेपी बख्शेगी नहीं, जिसका खुला ऐलान देश के गृहमंत्री हर रैली में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी की सत्ता बरकरार रही तो बीजेपी के समर्थक अभी से चेत जाएं और जो वोट देने घर से निकल रहे हैं उन्हें भी खुली चेतावनी है। यह मैसेज पुलिस और अधिकारियों सबको है। इतनी बेहतरीन तरीके से राजनीतिक कवायद खुले तौर पर चुनाव आयोग के उस ऐलान के बाद कि यह सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होगा और इतना साफ सुथरा चुनाव कभी हुआ ही नहीं होगा, सारा नजारा आज आखिरी दिन खुलकर सामने आने लगा, जो प्रचार का आखिरी दिन था। इसके बाद कल का वक्त है। कल के दौर में क्या कुछ होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज भी जब प्रचार का आखिरी दिन था कई जगह झड़पें हो गई। वोटिंग आज नहीं है, वोटिंग तो परसों होनी है, लेकिन उससे पहले झड़पों में वो टीएमसी की सांसद की गाड़ी हो उसे भी नहीं बख्शा गया और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो उन्हें भी बख्शा नहीं गया। यानी परिस्थिति बहुत साफ तौर पर इस बंगाल के चुनाव में उभर कर सामने आ चुकी है कि बंगाल में राजनीतिक सत्ता, उसकी ताकत एक भय और डर पैदा करती है। और दिल्ली की सत्ता को यह लगने लगा है कि दरअसल बंगाल में चुनाव तभी जीता जा सकता है जब इस डर और भय को लोगों के जहन से निकाल दिया जाए, यह कहते हुए हम हैं, हमारी ताकत है, हमारी पुलिस है। कितनी पुलिस हो सकती है, क्या नजारा हो सकता है, हम आज तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले हमें लगता है एक सवाल हर जहन में होगा, देश के गृहमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि 4 तारीख के बाद भी 60 दिनों तक सीआरपीएफ की मजबूती के साथ यहां पर मौजूदगी रहेगी और जो जनता खड़ी हुई वो खुले में तालियां बजाने लगती है। तो क्या यह एक राहत देने के लिए दिल्ली की सत्ता इस वक्त बंगाल की राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे रही है और बीच में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है? सुन तो लीजिए अमित शाह ने कहा क्या। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ दिखाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आने के लिए सब कुछ झोंक चुकी है और मोदी शाह की जोड़ी 2016 में बंगाल में कुछ नहीं कर पाई। 2021 में थोड़ा सा कमाल तो किया, लेकिन आंकड़े 100 तक भी पहुंच नहीं पाए। इस बार टारगेट बहुत बड़ा है और यह भी दिल्ली की सत्ता को पता है कि दरअसल इस बार टारगेट पर नहीं पहुंचे, यानी सत्ता में नहीं आए, तो फिर बंगाल कभी भी वो जीत नहीं पाएंगे। और बंगाल की भूमि आज से नहीं, अगर आप कांग्रेस की सत्ता को याद कर रहे हैं तो सिद्धार्थ शंकर रे और उस दौर के नक्सलवाड़ी आंदोलन को भी याद कर लीजिए। अगर आप ज्योति बसु को याद कर रहे हैं तो वामपंथी कैडर, उसकी ताकत और उसकी अपनी तानाशाही के तौर तरीकों को भी याद कर लीजिए, जो आखिरी वक्त में सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक हिंसक परिस्थितियों के बीच कैसे छलकते गया और राज्यपाल की भूमिका इतनी बड़ी हो गई, वो जो भी कहते थे वो राजनीतिक शब्द कहे जाते थे। और उसके बाद ममता बनर्जी का आना, जिसमें निशाने पर राज्यपाल भी रहे, लेकिन अपने टीएमसी के कैडर के आसरे ऐसी ताकत ममता बनर्जी ने खड़ी कर ली कि जो 4 स्तंभ लोकतंत्र के होते हैं, वो पंचायत हो, विधानसभा हो, मुखिया का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, उसे कोई डिगा नहीं पाया। और इसीलिए पूरी ताकत अपनी हाथ में समेटे हुए ममता बनर्जी को चुनौती चौथी बार ना जीतने के लिए तीसरी बार मैदान में अगर मोदी शाह की जोड़ी उतरी है तो इस टकराव के बीच में एक लंबी चौड़ी फौज की मौजूदगी है, जिन्हें बकायदा प्रचार से पहले ट्रेनिंग दी गई। गाड़ियों का हुजूम पहुंचते चला गया।
इतनी बड़ी तादाद में सीआरपीएफ की मौजूदगी या कहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी किसी दूसरे राज्य में नहीं हुई। 2407 कंपनियों की तैनाती, एक क्षण के लिए वो तस्वीर तो देख लीजिए। जाहिर है इतनी फौज देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि हिंसा हो कैसे जाती है, और वह भी वोटिंग के दिन नहीं, बल्कि आज भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी हिंसा हुई है। हम उन तस्वीरों पे आए उससे पहले एक हकीकत और समझ लीजिए। 142 सीटों पर 36 घंटे के बाद यानी परसों वोटिंग होनी है, और जहां वोटिंग होनी है वहां पर ममता बनर्जी का अपना इतना मजबूत किला है कि उसे ढा पाना बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में भी बेहद मुश्किल हुआ था। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने उन जगहों को चुना जहां पर उसकी अपनी ताकत मजबूती के साथ खड़ी थी। लेकिन दूसरे चरण में सिर्फ 18 सीटों पर उसको जीत मिली है। और अगर आप बंगाल के नक्शे को समझे तो चाहे वो कोलकाता महानगर हो, चाहे इंडस्ट्रियल शहर के तौर पर मौजूदगी बंगाल के भीतर जो हो, या फिर दक्षिणी बंगाल में जो घनी आबादी रहती है, या फिर सबसे मजबूत और सबसे तीखा चुनाव भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का जहां पर पैतृक घर भी है, वहां पर शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हैं। और इसके बाद जब आप बढ़ते चले जाइएगा बाहर की तरफ तो 24 परगना, वो उत्तर हो वो दक्षिण हो, वशीरहाट का इलाका, हावड़ा का इलाका, बारासात का इलाका, नादिया का इलाका, सुंदरबन का इलाका, इन तमाम जगहों पर टीएमसी मजबूती के साथ अपने कैडर के जरिए खड़ी है। और कैडर का मतलब होता है गांव में मुखिया, आगे बढ़े तो पंचायत प्रमुख, उसके आगे बढ़े तो एमएलए, और उसके आगे बढ़े तो सांसद, और हर का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है। उसको भेद पाने के लिए क्या सिर्फ डर और भय, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है और कह रही है कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो क्या जीत भी बीजेपी को मिल सकती है? और वो अधिकारी जो पूरे बंगाल में अभी तक ममता बनर्जी को बीते 15 वर्षों से देखते चले आए हैं, और एक लिहाज से हर जिले दर जिले जो भी नियुक्ति है, अगर आप चुनाव आयोग के हाथ में जब चुनाव की तारीखों के ऐलान का वक्त आया उसके बाद तकरीबन 103 अधिकारियों को बदला गया। उसमें आईपीएस भी है, उसमें आईएएस भी है, उसमें उससे निचले के अधिकारियों की मौजूदगी भी है। और 3 दिन पहले ही 6 पुलिस अधिकारियों को उन जगहों से निलंबित कर दिया गया जिसे लगा कि दरअसल ये चुनाव में कहीं इधर कहीं उधर के साथ देंगे, खासतौर से डायमंड हार्बर का इलाका। गृह मंत्रालय भी सक्रिय है। यानी हर तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर सुरक्षा कर्मियों की भूमिका मायने रखती है। यह तो एक खुले तौर पर उभरकर सामने बात आ चुकी है। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि बंगाल के भीतर चुनाव जीतना, और जिस जिस जगह पर जो चुनाव जीतता है वो बहुत सारी राहत रियायत अपने वोटरों को देता है, और वही एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में बड़ा होते चला जाता है। यानी जिस राज्य में रोजगार ना हो, जिस राज्य में किसानों के सामने मुश्किल हो, मजदूरों के सामने प्रवासी मजदूर बनने के अलावे कोई रास्ता ना हो, डिग्रीधारी युवाओं के हाथ में रोजगार ना हो, ये सारे सवालों के बीच हो सकता है आपके जहन में एक दूसरा सवाल हो कि दरअसल दिल्ली से मोदी और शाह बंगाल चलकर तो आए, लेकिन दिल्ली में भी तो 12 बरस की सत्ता मोदी के पास है। कमोवेश वही किसानों के सामने संकट है, वही मजदूरों के सामने है, वही डिग्रीधारी युवाओं के सामने संकट है, और इन सबके बीच डगमगाती इकोनॉमी है। डगमगाती इकोनॉमी पर खामोशी बरती हुई मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में है, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बंगाल की गलियों की खाक छानती रह रही है, उसने भी तो यहां कुछ नहीं किया। तो क्या बंगाल और देश की हालत एक सरीखी है? और मोदी हो या ममता हो, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक क्षण के लिए लगेगा मोदी को हटा दीजिए, ममता को ले आइए। और जब आप बंगाल में देखेंगे तो आप कहेंगे ममता क्यों है, मोदी को ही ले आइए। यानी एक ऐसी परिस्थिति में यह चुनाव आकर खड़ा हो गया है जहां ताकत मायने रखती है। और अगर अर्धसैनिक बलों के आश्रय गृहमंत्री अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पुलिस को चेता रही है, अधिकारियों को चेता रही है कि आप समझ जाइए, 4 तारीख के बाद आपको यही रहना है, हम लौट रहे हैं। পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না। কোনোদিনও শুনেছেন একটা নির্বাচনে লড়তে গেলে দিল্লি থেকে যত ফোর্স সেন্ট্রালের 2 লক্ষ পুলিশ নিয়ে এসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না।
ওরা বিজেপি आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का यह दाव उनके अपने वोटरों के लिए है, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन कैडर के लिए है। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि अमित शाह का दाव इस दौर में जो ममता के खिलाफ खड़ा वोटर है उनको ताकत देने का है या उनके भीतर से डर को हटाने का है। लेकिन विजन किसी के पास इस देश को लेकर या बंगाल को लेकर वाकई है, इस देश के किसी भी गली चौराहे में चले जाइए और इन सवालों का जवाब आपको ना तो किसी मुख्यमंत्री को लेकर मिलेगा, ना किसी नेता के चेहरे को देखकर मिलेगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच और समझ को देखकर लगेगा। और इस कतार में विधायक, सांसद सब आपको खड़े नजर आएंगे और लगेगा जैसे एक दिवालियापन भारत की राजनीति में समा चुका है, जहां पर चुनावी जीत हर कमजोरी को ढक लेती है। तो यह जीत दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा दिल्ली का कहीं किला डगमगाने ना लग जाए। और यह जीत ममता बनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है, कहीं इसके बाद टीएमसी के अस्तित्व पर संकट न मंडराने लग जाए। यह सवाल विपक्ष की राजनीति में उभरते डूबते और इन परिस्थितियों के बीच, चाहे वो इंडिया गठबंधन बना हो, एक वक्त यूपीए हो, उसके बाद की परिस्थितियों को देखिएगा तो फिर विपक्ष आपको इस दौर में एक वैक्यूम की तरह नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की ताकत बढ़ती है, जो 2024 के चुनाव में बढ़ती हुई नजर आई, और उस वक्त के चुनाव परिणाम ने बीजेपी के उस नींव को हिला डाला जिसमें उसे लग रहा था 400 पार, लेकिन वो 240 पर अटक गई। और एक झटके में उसे समझ में आ गया कि अब चुनाव हारना नहीं है। और इस कड़ी में क्या बंगाल भी शामिल है? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उसके बाद क्या बंगाल भी शामिल है? और अगर बंगाल में फैसला उलट हो गया, केंद्र के अनुकूल ना हुआ, तो फिर यह चिंगारी तो उत्तर प्रदेश तक आएगी और उसके बाद दिल्ली उसकी आंच से कैसे बचेगा? और अगर जीत हासिल कर ली तो फिर तमाम सवाल कोई मायने रखते नहीं है। यानी टसल इतना ज्यादा है कि वोटिंग के दिन का इंतजार कौन करे। आज ही जिस लिहाज से हमले हुए टीएमसी की सांसद मिताली बाग गाड़ी से जा रही है, गाड़ी रोक दी गई। सामने लाठी लेकर खड़ा हुआ जो भी शख्स है, आरोप लगाया गया बीजेपी का समर्थक है, लाठी मारी गाड़ी पर और कहा बाड़ी जाओ, घर जाओ। वो सांसद बैठी रही और बाद में वह अस्पताल में ही पहुंच गई। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है या फिर छिटपुट झड़पें जो अलग अलग जगहों पर हुई वो मैसेज है कि दरअसल अब चुनाव उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें सबको पता है कि अब आखिरी मैसेज देने का वक्त दोनों तरफ से आ चुका है। एक तरफ सीआरपीएफ है, दूसरी तरफ पुलिस और अधिकारी हैं। या फिर पुलिस और अधिकारी समझ चुके हैं क्या, या फिर दिल्ली से आई हुई जो अर्धसैनिक बलों की कतार है वह भी जान रही है क्या? ये सवाल उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें नहीं उलझाती है। यह खुले तौर पर ऐलान कर रही है कि वाकई अस्तित्व का सवाल है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए। इसीलिए यह हालत है। बेरी चो 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 बाड़ी चो ना बेरी चो बेरी जा बेरी जा बोलছি মারুক 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 আমার অপরাধ বলো আমি একজন বাগদি পরিবারের মেয়ে গো। टीएमसी की सांसद मिताली बाग को चोट आई, उनके ड्राइवर को चोट आई, गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई। वो दरअसल गोघाट से आरामबाग जा रही थी जहां पर अभिषेक बनर्जी का रोड शो चल रहा था। वह उस रोड शो में शामिल होना चाहती थी। बाद में अस्पताल चली गई। अभिषेक बनर्जी उन्हें वहीं देखने आ गए। जो आखिरी चरण की परिस्थिति थी उसमें ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर में पैदल मार्च कर रही थी। आखिरी वक्त में अमित शाह हुगली में मौजूद थे, तीखे भाषण दे रहे थे। प्रचार के आखिरी वक्त में खुद प्रधानमंत्री मोदी बैरकपुर में मौजूद थे और वहां पर वो रोड शो करते हुए उन सकरी गलियों में चले गए जो सामान्य दौर में वहां पर साइकिल और स्कूटर का चलना मुश्किल होता है, लेकिन वहां गाड़ियां घुसी, एक के बाद एक काफिला गाड़ियों का। हर गाड़ी की कीमत इतनी ज्यादा कि उसके अगल बगल जो मकान थे वो मकान की कीमत भी गाड़ी से कहीं कम, या कहें कई घर की कीमत मिला लीजिएगा तो फिर वो गाड़ी के बराबर भी नहीं हो पाएगी। यह स्थिति इस देश के भीतर की उस राजनीतिक ताकत और सत्ता की है जिसको जनता से वास्ता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त पड़ता है। और उस मैसेज को वो दिखाते हुए एक चकाचौंध की आंधी लेकर आती है या चकाचौंध का आतंक पैदा करती है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच खड़े होकर जरा एक नजारा इन तीनों नेताओं का देख तो लीजिए।
अब सवाल है कि दूसरे चरण का सच होगा क्या। पहले चरण की वोटिंग में बीजेपी ने कहा 110 सीट हमें आ रही है, ममता बनर्जी ने कहा हम भी 100 पार हो चुके हैं। दोनों को मिलाइएगा तो तकरीबन 250 सीटें हो जाएंगी, लेकिन वोटिंग हुई 152 सीटों पर। पटना उसी में से है। 93 सीट पहले राउंड की पहले से ममता के पास और 50+ सीट बीजेपी के पास। अब दूसरे चरण का सच यह है कि जहां जहां वोटिंग होनी है उसमें 123 सीट इस वक्त टीएमसी के पास है और सिर्फ 18 सीट बीजेपी के पास है। और कहते हैं कि मार्जिन अगर 10,000 से नीचे हो तो चीजें वहां उलट जाती है हर दूसरे चुनाव में। अगर उस दृष्टि से भी देखिए तो टीएमसी ने जितनी सीटें 123 जीती थी उसमें 10,000 के नीचे जो सीट आई उसमें 14 सीटें हैं, और जो बीजेपी जीती उसमें 3 सीट 10,000 के नीचे है। यह 10,000 दरअसल मार्जिन है, कितने अंतर से आप जीते थे। लेकिन एक क्षण के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि घुसपैठ का मसला, माइनॉरिटीज का मसला, सनातन का नारा, हिंदू और मुस्लिम के बीच खींचती हुई लकीरें, बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू, इसको लेकर उठते हुए सवाल, और इन सवालों के बीच 15 बरस की ममता की सत्ता और दूसरी तरफ दिल्ली में 12 बरस से सत्ता में बैठे बीजेपी के नेता मोदी और शाह की जोड़ी। यह मुकाबला दिलचस्प हो या ना हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र कैसे लहूलुहान है उसकी जीती जागती तस्वीर बंगाल के इस चुनाव में होनी है। और उसके नायक खलनायक जो कह गए वो सब कुछ तो डायलॉग आपकी आंखों के सामने और कानों से आपने सुन ही लिए। बचा क्या? बचा 4 तारीख का इसलिए जनादेश है क्योंकि उसके बाद दिल्ली के किले की क्या वो एक आखिरी आवाज होगी, या फिर ममता के राजनीतिक भविष्य पर क्या वो पूर्ण विराम होगा। शायद इसीलिए पूरा देश टकटकी लगाकर बंगाल का चुनाव देख रहा है, जहां आज प्रचार रुक गया, कल खामोशी रहेगी और परसों वोटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।